आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। ये नेशनल एंथम एक जमाने में मंगोल साम्राज्य की नींव रहे उस भूभाग का है जिसको चीन ने कभी पूरी तरह आजाद नहीं होने दिया। चीन ने इसे आउटर और इनर यूनिट में बांटा, इसकी बसाहट बदली, यहाँ के मूल निवासियों की संस्कृति को तहस नहस कर दिया और उन्हें उन्हीं के क्षेत्र में अल्पसंख्यक बना दिया। आज के मंगोलिया की हालत और कमजोरी देख बरबस ही शायर और गीतकार जानिसार अख्तर याद आते हैं, जिन्होंने कहा था, दिल्ली कहाँ गई तेरे कूचों की रौनकें, गलियों से सर झुका के गुजरने लगा हूं मैं। आज उलान बटोर के लोग भले ही सिर झुकाकर चलने लगे हों, विश्व राजनीति में उनका दखल नगण्य हो गया हो, लेकिन कभी इस कबीले में एक ऐसा भी सरदार हुआ था जिसने एशिया और यूरोप के शासकों की चूलें हिलाकर रख दी थी। शायद यही वजह हो कि अब तक इसके मुखालिफिन यानी दुश्मन लोगों के दिलों से वो दहशत नहीं जा पाई। दहशत जिसको 13वीं सदी के शुरुआत में उत्तर पश्चिमी एशिया के मैदान से उठ खड़े एक शख्स ने ऐसा भरा कि उसकी मिसालें दी जाती रही। जो चीन आज उस पर अपनी हुकूमत चलाता है, उसी के द ग्रेट जिन डायनेस्टी के आतताई और धोखेबाज रवैये से सालों परेशान होकर एक दिन जब मंगोलों के सरदार ने तय किया कि चीनियों की रोज रोज की गद्दारी और षड्यंत्र से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि चीन को हमेशा हमेशा के लिए अपने अधीन कर लो, तो उसने ऐसा कर भी दिखाया। आखिरकार चीन के दोनों महान साम्राज्य कहे जाने वाले जिन और शुंग वंश उसके कदमों में पड़े थे। इन दोनों साम्राज्यों का अंत करके उसने चीनियों को अपना गुलाम बना लिया था। मात्र 25 साल की बादशाहत में मंगोलों के सरदार ने इतना जीता जितना रोमन साम्राज्य ने 400 सालों में नहीं जीता था। एक नजरिया ये मानने वालों का भी है कि वो शैतान का अवतार था, जबकि इसी के बरक्स सेंट्रल एशिया में एक बड़ा वर्ग उसका नाम बड़े इज्जत से लेता है और आज भी उसके नाम पर अपने बच्चों का नाम रखता है, चंगेज। नमस्कार, आज तक रेडियो का बहुत ही खास प्रोग्राम नामी गिरामी सुन रहे हैं आप। मेरा नाम अमन गुप्ता है और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शुभम तिवारी। आज बात तेमुजिन की, जिसे दुनिया चंगेज खान के नाम से जानती है। साल था 1162। आज के मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के पास ओनन नदी के किनारे तेमुजिन का जन्म हुआ। तेमुजिन मतलब लोहे का या लोहार। और जब इस लोहे ने सभी मंगोल सरदारों के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लिया, तो सरदारों के परिषद ने 1206 में एक ट्राइबल मीटिंग बुलाई, कुरुलतई। यहीं तेमुजिन का नाम पड़ा चंगेज, मतलब समुद्र का राजा। और मंगोलों ने चंगेज को भरोसे के साथ पुकारा द ग्रेट खान, मतलब मंगोलों का सुप्रीम लीडर। ये ठीक वैसा ही पद था जैसे हमारे यहाँ महाराणा, महाराजाधिराज या फिर जैसे रूस में व्लादिमीर की पदवी होती है। लेकिन इस तरह के पराक्रमी शासक का शुरुआती जीवन बड़ी बदहाली में बीता। चंगेज के पिता येसुगेई मंगोलों के सरदार थे। महज 9 साल की उम्र थी चंगेज की जब पिता की तातार तुर्कों ने जहर देकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, चंगेज के संकुल ने ही उसके परिवार को निष्कासित कर दिया। चंगेज के परिवार को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया गया। एक बार तो कुछ खाने के लिए एक लड़ाई हो गई जिसमें चंगेज ने अपने सौतेले भाई का ही कत्ल कर दिया। इसके बाद चंगेज को गुलाम बना लिया गया, कैद कर लिया गया। अब आपको ये बात बहुत अजीब लग सकती है कि भोजन के लिए हत्या, लेकिन इस तरह की लड़ाई लूटपाट चंगेज के समाज में आम थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में इतिहास के एडहॉक प्रोफेसर डॉक्टर शमशीद अहमद हैं, जिनका मध्यकालीन इतिहास पर ही काम है। वे चंगेज की क्रूरता के पीछे उसके समाज और बर्बर जातीयता को वजह मानते हैं।
चंगेज खां की जो हम अगर बात करते हैं तो उसमें तो कोई शक है ही नहीं कि वो जो एक जनजाति थी, खाना बदोश थे, यानी वो जहां तक जंग की बात, लड़ाई की बात करेंगे उनकी, तो वो तो बचपन से ही उनके यहाँ कबीले आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। खासकर मेन जो उनमें झगड़ा होता था वो उसके लिए होता था, चराई भूमि होती थी, क्योंकि उनका जो मेन अर्थव्यवस्था थी वो जितने से ज्यादा चारागाह यानी उनके पशुपालन, मतलब वो पशुचारी समाज था और पशुपालक लोग थे वो, तो वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा जो है लैंड जो है, जमीन जो है उसको अक्वायर किया जा सके। अच्छा, एक और क्रूरता उनमें आने की जो कारण था वो बर्बर जातियां थी, कोई और क्या बोलते हैं उनको, अनुशासित एक समाज नहीं था, वो पशुचारी समाज था, तो क्रूरता वैसे भी उनमें थी, वो आपस में भी झगड़ा करते रहते थे। इसी बर्बरता के बीच चंगेज आकार लेता रहा। तमाम मुश्किलात के बावजूद 16 की उम्र में जब वो कैद से छूटकर बाहर आया तो चंगेज अपनी प्रेमिका के पास गया। वो प्रेमिका जो उसका इंतजार कर रही थी। दोनों 7 साल पहले ही शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐन मौके पर पिता की हत्या हो गई और शादी नहीं हो पाई। 20 की उम्र आते आते चंगेज एक दुर्जय योद्धा और शासक बन चुका था। लेकिन इस नृशंसता के अलावा चंगेज खान का एक और पहलू है जो ये बताता है कि वो कितना ममत्व से भरा हुआ था, स्त्रियों को लेकर क्या सोचता था। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि उसके शासनकाल में औरतों को अगवा करने की सख्त मनाही थी, और इसकी वजह यह थी कि चंगेज ने खुद अपनी मां और बीवी को लेकर यह सब झेला था और वो उस तिरस्कार को समझता था। एक परिवार के रूप में अपनी पत्नी और बेटे को जो बेहद जरूरी सम्मान उसने आज से करीब 1000 साल पहले दिया, वो अब भी सोचने पर मजबूर करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज में इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर शंभू सिंह यादव एक किस्सा सुनाते हैं जो चंगेज के भीतर छिपी कोमलता और परिवार के प्रति उसके समर्पण से हमारा परिचय कराता है। एक बार उसकी पत्नी को दूसरे कबीले ने जीतने के बाद उसका अपहरण कर लिया और 1 साल तक उसको अपने पास रखा। जब चंगेज खान ने युद्ध करके वापस अपनी पत्नी को लाया और उससे एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम जोची है, जिसने रूस पर राज्य किया। तो जोची के बारे में कहा जाता था कि वो चंगेज खान का बेटा नहीं है, क्योंकि साल भर इसकी पत्नी दूसरे कबीले के अंदर रही है। लेकिन ये महानता है चंगेज खान की कि पूरे जीवन भर उसको बेटा माना। उसके 4 बेटों में सबसे पहला बेटा वही था, उसको रूस का राजा बनाया और साथ साथ ये है कि वो पूरा सम्मान दिया और उसकी अच्छे घर में शादी की। हालांकि कहा जाए, इतिहासकार का कहना है कि शादी कराने में भी यही दिक्कत आती थी कि वह चंगेज का बेटा है या दूसरे कबीले के किसी व्यक्ति का बेटा है। लेकिन चंगेज की महानता है कि पूरे जीवन भर उसने अपने बेटे को बेटा माना और कोई शंका नहीं किया, और अपनी पत्नी जो 1 साल बाद उस कबीले से छुड़ा के लाया उसे भी पूरा सम्मान दिया। एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के से जो एक ममत्व और एक प्यार होता है, उसको भी दर्शाने में चंगेज खान ने कोई कसर नहीं किया। उसके एक व्यक्तिगत जीवन का एक बेहतरीन पहलू है। लेकिन यही चंगेज जब युद्ध भूमि में उतरता है तो बिल्कुल क्रूर नजर आता है। कहते हैं कि एक बार चंगेज खान एक बड़े सरदार से हार गया और हार जाने के बाद उसे अपने समर्थकों के साथ जंगल में छिपना पड़ा, और जब जीता हुआ सरदार अपने विजय उत्सव में लीन था, ठीक उसी समय चंगेज खान ने अपने साथियों के साथ रात को उत्सव के बीच हमला किया। और ये चंगेज खान की अपनी ऊर्जा, समझ, रचनात्मकता, रणनीति और वीरता है कि एक हारी हुई जंग को उसने जीत लिया। चंगेज खान का पागलपन, दिलेरी और क्रूरता तब और समझ आती है जब उसने अफगानिस्तान से ब्लैक सी तक फैले राज्य के राजा ख्वारिज्म के पास अपना दल भेजा व्यापार के लिए, पर ख्वारिज्म ने पूरे दल को मरवा दिया। तिलमिलाया हुआ चंगेज ख्वारिज्म के पास अपनी सेना लेकर पहुंचा, आक्रमण किया और इस सल्तनत के अच्छे खासे शहरों को निस्ते नाबूद कर दिया। चाहे वो बुखारा हो, समरकंद हो, हेरात हो या फिर निशापुर हो, हर जगह वो अपनी बादशाहत कायम करता चला। लेकिन इसी दौरान निशापुर में एक जबरदस्त वाकया होता है जो युद्ध भूमि पर उसकी निर्दयता और उस निर्दयता की वजहों को दिखाता है। डॉक्टर शमशीद अहमद। चंगेज खान का एक बहुत अच्छा किस्सा है निशापुर में। निशा एक पूरे शहर था। निशापुर में क्या होता है कि चंगेज खान का राजकुमार जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो चंगेज कुमार की हत्या, उसकी राजकुमार की हत्या करने के बाद चंगेज खान को होने के बाद चंगेज खान को इतना गुस्सा आता है कि वो कहता है कि जो पूरा शहर है निशापुर, इसको इस तरीके से इसका विध्वंस कर दिया जाए कि यहाँ पे हल चलाया जा सके।
और उसने यहाँ तक के जो वहां के कुत्ते और बिल्ली थे उन्हें कहा इन्हें भी मार दो, यानी इतना निर्दयता वहां पे दिखाई। और दूसरा उसने क्या किया कि जो वहां पे मर्द थे और औरतें थी और बच्चे थे कि इनके जो सर हैं कटे हुए सर, इनका एक पिरामिड नुमा जो है एक टीला बनाया जाए। तो पिरामिड नुमा टीला बनाया गया। और ये पिरामिड नुमा टीले की अगर हम बात करते हैं तो इस क्रूरता का मेन मकसद ये भी था कि ताकि जो दूसरे जो कबीले हैं, दूसरे जो और देश के लोग हैं, उससे वो आतंकित हों, डरें। महज कुछ दशकों के अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों की मीनार खड़ी करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते चंगेज खान के जनरल बीजिंग से मॉस्को तक फैली सल्तनत के मालिक बन गए। चंगेज के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि चंगेज ने कभी अपने रिश्तेदारों को जगह नहीं दी, बल्कि हमेशा उन लोगों को चुना जो ज्यादा काबिल थे। जमुका, जो कि चंगेज का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसने हमला कर दिया। चंगेज की गर्दन में तीर लगा, इसके बावजूद वो जीत गया। ये तो बस एक उदाहरण है उसकी वीरता का। ऐसे न जाने कितने कारनामे उसने जीते जी किए। उन्हीं के बहाने कजाकिस्तान और किर्गिस्तान तक उसका नाम पहुंचा। 1219 तक चंगेज ने चीन, अफगानिस्तान से लेकर साइबेरिया, तिब्बत तक अपना राज फैला लिया था। चंगेज ने निर्दयता, दिलेरी और अपनी महत्वाकांक्षा के बिना पर टर्की से लेकर रशिया तक का एरिया अपने कमांड में कर लिया। मंगोलों को एक सूत्र में तो उसने बांधा ही, तारीख के पन्नों में इस तरह दर्ज हुआ कि लोग अचंभित होते हैं कि गुलामी और गरीबी से निकले एक लड़के ने खांचों में बटे हुए समाज को एक कर दिखाया और दुनिया में ऐसी बादशाहत कायम की कि उसका कोई दूसरा सानी नहीं हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी कौशल, हिम्मत और बहादुरी थी या प्रताड़ना का जवाब जो उसने सब कुछ प्राप्त किया। लेकिन इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर शंभू सिंह यादव सिर्फ इतने तक इसे नहीं देखते। वे इसमें समय की अनुकूलता, राजनीतिक परिपक्वता और स्थायित्व की तरफ इशारा करते हैं। प्रताड़ना और कौशल बहुतों के पास होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि एक खास समय में एक खास जो राजनीतिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में किसने कुशलता से भाग लिया और एक साम्राज्य का निर्माण करने में सक्षम हुआ। इसमें केवल कुशलता की ही बात नहीं है, बल्कि कुशलता के साथ साथ उस समय की अनुकूलता और राजनीतिक प्रक्रिया की जो मैच्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जो वो एक मैच्योर्ड समय भी था। दूसरी बार ये मध्य एशिया में, मंगोलिया में दोबारा मौका मिला संगठित करने को मंगोलों का। ये एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है और इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का यह प्रतीक है। और स्वाभाविक है उसमें बहादुरी थी, दिलेरी थी, दृष्टिकोण था और इसको अचानक मिली हुई उपलब्धि नहीं माना जा सकता है। और उससे पहले भी इस तरह की उपलब्धि पाने की कोशिश एटिल्ला ने की थी, लेकिन वो जीत तो गया, लेकिन मंगोल ट्राइब को, तुर्क ट्राइब को उसने एक तो किया, लेकिन अस्थायित्व तो नहीं दे सका। चंगेज खान को सिर्फ ये नहीं बल्कि कई और चीजें विलक्षण बनाती हैं। इतिहास के गर्भ में चंगेज के बाद कई ऐसे शासक हुए जिन्होंने ये अभिलाषा की कि उनको भी चंगेज की तरह लोकप्रियता मिले, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। खासकर तैमूर लंग, जो चंगेज खान के लगभग 100 साल बाद पैदा हुआ, उसने हमेशा ही खुद को चंगेज खान से जोड़ना चाहा, उसकी तरह दिखना चाहा। लेकिन तैमूर की छवि हमेशा ही एक आक्रांता की बनी रही। तैमूर कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारा, लेकिन कभी भी चंगेज की तरह रुतबा हासिल नहीं कर पाया। इसकी एक वजह यह थी कि चंगेज खान ने साम्राज्य की विशालता और स्थायित्व के अलावा और कुछ अलहदा काम किए जो तैमूर नहीं कर पाया। चंगेज खान का साम्राज्य बहुजातीय, बहुधार्मिक और बहुभाषीय था, लेकिन इसको जोड़े रखने के लिए उसने तमाम जाति धर्म के लोगों को अपने प्रशासन और सेना में जगह दी। और इस तरह साम्राज्य में जो प्रभाव और समन्वय स्थापित उसने किया, वो तैमूर कभी नहीं कर पाया। बहरहाल, एक दृष्टिकोण ये मानने वालों का भी है कि चंगेज खान शैतान का अवतार है और वे इसी तौर पर उसे देखते हैं, जबकि सेंट्रल एशिया में एक बड़ा वर्ग चंगेज को माई बाप समझता है। इस तरह का विरोधाभास क्यों है? ये ठीक है कि इतिहास के किसी पात्र को हीरो और विलेन के स्याह सफेद खांचे में रखकर नहीं देखा समझा जा सकता, लेकिन अगर मोटे तौर पर समझना चाहें तो चंगेज का जीवन उन्हें किस तरफ रखता है, क्या वो एक हीरो हैं या विलेन, इस बात को बहुत ही साफगोई और संदर्भों के साथ प्रोफेसर शंभू यादव बताते हैं। वे कहते हैं कि साम्राज्य का निर्माण बिना हिंसा के संभव नहीं है, सो हमें इससे पार जाकर चंगेज को देखना समझना चाहिए। दो तरह के अध्ययन हैं। एक
सामान्य अध्ययन, एक विशेष अध्ययन। सामान्य अध्ययन में जो साम्राज्य के निर्माण में जो हिंसक गतिविधियां की गई चंगेज खां के द्वारा, उसकी यादें विभिन्न क्षेत्रों में, ईरान हो, रूस हो, चीन हो या सेंट्रल एशिया के कई जगह हो, वो एक विलन के रूप में है। जो हिंसा करेगा वो विलन के रूप में ही जाना जाए। अब दूसरा इसका पक्ष है कि जो इन राज्य और साम्राज्य का निर्माण बिना हिंसा के नहीं होता है, हिंसा अनिवार्य तत्व। लेकिन इसके अलावा दूसरा पक्ष ये देखा जाता है इतिहास में कि उसका एक संसार का जो विरासत है सभ्यता का, उसमें योगदान इसका। इसने सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, साम्राज्य बना के उसमें स्थायित्व दिया। उस स्थायित्व से यह फायदा हुआ कि व्यापार और संचार व्यवस्था सुधरी। और दूसरी बात इसने किया कि पहली बार ऐसा बड़ा साम्राज्य बना जिसमें सबसे अधिक विविधता थी, लेकिन सहिष्णुता भी थी। इसने कभी भी, या इसके उत्तराधिकारियों ने भी कभी भी व्यक्तिगत धर्म पर को मानने या न मानने पर आक्षेप नहीं लगाया। वह स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को, अपने विचार को मान सकता था। और इतने बड़े क्षेत्र पर, दूसरी बात है कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक विधि संहिता का निर्माण किया जिसका नाम यास है। इतनी विविधतापूर्ण जो समाज है, संस्कृति है, धर्म के लोग हैं, इनके लिए एक विधि संहिता बनाना और उस विधि संहिता से मुगलों को भी प्रेरणा मिली। ये अपने आप में विश्व इतिहास को जो विरासत है उसका ये अद्वितीय चीज है। तो इस अर्थ में वो विलन नहीं है। इस अर्थ में दुनिया के, खासकर यूरेशिया को एक करने और उसको आगे बढ़ाने में योगदान है। तो विश्व सभ्यता में इसकी बहुत बड़ी विरासत है। हालांकि वो जो अहिंसा के रूप में विलन वाली बात है वो सामान्य अध्ययन सबके बारे में होता है। वो सिकंदर और अशोक के बारे में भी, हिंसा के बारे में जो कही जाएगी तो उस तरह की बात उभर के आएगी। लेकिन जो प्रोफेशनल हिस्टोरियन अध्ययन करते हैं वो ये देखते हैं कि ऐतिहासिक विरासत विश्व सभ्यता में क्या है, उस हिसाब से बहुत बड़ा योगदान है चंगेज। तो चंगेज खान हीरो या विलन, ये सवाल इतिहास के पन्नों पर छूट गया। लेकिन जिसकी वीरता से लगभग आधी दुनिया कांपती थी, वो भी आखिरकार मर गया। 18 अगस्त साल 1227 चंगेज की मौत हो गई। इसके बेटों ने बहुत नाम नहीं कमाया, पर पोते कुबलई खान ने अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। अगर चंगेज की विरासत पर गौर करें तो उसने उसे इतना बड़ा बनाया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। सिकंदर भी इतना नहीं जीत पाया। एक और अहम बात आखिर में कि जब बहुत सारे सुल्तान, राजा, महाराजाओं ने हर दौर में अपने मकबरे बनवाए, वे चाहते थे कि आने वाले वक्त में दुनिया उससे उन्हें याद रखे, उनकी पहचान जिंदा रहे। मगर चंगेज खान इस मायने में बिल्कुल अलग दिखता है। उसके शव और कब्र का सही स्थान आज तक पता नहीं चल सका है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि चंगेज ने अपने सैनिकों से मरने से पहले कहा था कि मुझे दफनाने के बाद उस पर इतने घोड़े दौड़ाना कि जमीन समतल हो जाए और पता ही न चले कि कब्र कहाँ थी। चंगेज के बारे में भ्रांतियां भी खूब हैं। इसकी वजह है कि उस समय के ओरिजिनल लिटरेचर का अभाव और कई स्रोतों से मिली जानकारी हमारी उलझन को सुलझाने की बजाय और बढ़ाती है। प्रोफेसर शंभू यादव। कि जो चंगेज खान और उसके वंशजों ने दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। प्रायः जब बड़ा साम्राज्य बनता है तो उसके इतिहासकार होते हैं, उसके पोएट होते हैं, दरबारी कवि होते हैं, दरबारी इतिहासकार होते हैं। संजोग से इसका अभाव था। इसलिए चंगेज खान के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो इसलिए भ्रांतियां हैं कि उसके बारे में पर्याप्त साहित्यिक रचना की उपलब्धि हमारे पास नहीं है। लेकिन जो ईरान के स्रोत से या चीन या रूस या सेंट्रल एशिया के अलग अलग देशों के साहित्य में उसका प्रमाण मिलता है, उसमें वो बिखराव है। वो चंगेज खान की या तो अधिक प्रशंसा है या उसकी अधिक शिकायत है। तो इतिहासकार अब चंगेज खान और उसके वंशजों के उपलब्धियों के अध्ययन करने में लगा हुआ है। आने वाले समय में चंगेज खान के बारे में और बेहतर अध्ययन हो सकेगा। तो चंगेज अपनी याद में कोई स्मारक भले न छोड़ गया हो, लेकिन इतिहास अपने किरदारों को भूलने नहीं देता।
कहीं ना कहीं से उनकी कहानी उभर कर आ ही जाती है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में चंगेज़ खान पर और ढेर सारा अध्ययन हमारी पुरानी जिज्ञासाओं को शांत करेगा और कुछ नए प्रश्नों से हमारी मुलाकात करवाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम को प्रोड्यूस किया है आज तक रेडियो के हमारे साथी शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग की अमृत रेगी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। अगर प्रोग्राम से जुड़ा आपका कोई फीडबैक है तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। अगले हफ्ते किसी और शख्सियत का सफ़रनामा लेकर हाजिर होंगे नामी गिरामी में। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आश्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की। हर शनिवार आज तक रेडियो पर। कान बनाओ, कच्चा ज़्यादा रखना।